हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे यार, जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और काफी टाइम से चल रहा है चैप्टर, है ना। तो ये मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद में एक छोटा सा लेक्चर और आएगा और फिर आपका ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद में आपका जो 12th के जो चैप्टर्स बचते हैं वो सिर्फ बचते हैं आपका एक जो 6वां चैप्टर है जेनेटिक्स का, सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और 3 चैप्टर आपके बचते हैं इकोलॉजी के। तो पहले आपके इकोलॉजी के चैप्टर्स करवाए जाएंगे, उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि अपन 11th क्लास में घुसें कि पहले वो 6 चैप्टर कंप्लीट करें, है ना। तो वो अपन थोड़े दिन बाद में भी कर सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बीच में अपन जेनेटिक्स पढ़िए, काफी एक लंबा चैप्टर पढ़ लिया है, इससे तो ऐसा मतलब थोड़ा सा गैप लेने के लिए अपन छोटे छोटे चैप्टर उठाएंगे और 11th क्लास के अंदर घुस जाएंगे थोड़े से, और उसके बाद में जैसे ही लगेगा कि हाँ अब थोड़े छोटे छोटे ज्यादा हो गए, बोरिंग नहीं है, तो फिर अपन जो 12th क्लास वाला जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वो अपन उठा लेंगे ना। तो बीच में थोड़ा सा चेंज करने के लिए, चलो, क्योंकि काफी ये इसमें काफी टाइम लगा ना अपन को, और काफी टाइम लगा है, और अच्छे से अपन डीप में जाके कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ यार ऊपर ऊपर से, नहीं, बढ़िया डीप में घुसे इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर अगर ध्यान से आपने पढ़ लिया तो इसके सारे आपको कॉन्सेप्ट आगे समझ में आ गए होंगे। एनसीईआरटी से अपन एनसीईआरटी तो पूरी कवर की ही है, जो एक्स्ट्रा था वो भी अपन ने इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन कि भैया लिंग का कैसे पता चलेगा, कि लिंग कैसे पता लगता है, लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आपको भाई पता है कि हाँ भैया ये क्या नई चीज बता रहे हो, तो हमें पता है, हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। 5वीं क्लास के अंदर ही हमें पता लग गया था, स्कूल वालों ने दोस्तों ने बता दिया था कि ये XX क्रोमोसोम होते हैं ना तो लड़की बनती है, और XY क्रोमोसोम होते हैं तो लड़का बनता है। ये तो हमें बचपन से पता है, लेकिन वैसा ही नहीं होता ना। लिंग निर्धारण जो है आप जो सोच रहे हो उससे थोड़ा अलग होता है, थोड़ी सी बातें करते हैं। तो आप जो सोच रहे हो वो सही भी है, लेकिन अपन और भी होता है ना उसमें, वही चीजें नहीं होती, और भी होता है, तो उसी की बात करने वाले हैं। तो लिंग निर्धारण की बात करते हैं। ओ एक मिनट, लिंग निर्धारण की अपन करते हैं बातें। लिंग निर्धारण जो है वो 3 तरह से हो सकता है भाई, 3 तरह से हो सकता है। एक क्रोमोसोम से, ठीक है, जो आप समझते हो X क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम, एक तो वो वाला लिंग निर्धारण हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा इन्वायरमेंटल, है ना। वातावरण भी निर्धारित करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, है ना। वो कैसे होगा अभी बताऊंगा। तीसरा तरीका है नॉन क्रोमोसोमल, जिसमें आपका क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है, ना वातावरण का रोल है ना क्रोमोसोम का रोल है। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे लिंग जो है वो निर्धारित होता है कि भैया मेल होगा कि फीमेल होगा। अरे समझ में आई या नहीं आई? मैं ये बोल रहा हूं, अपन क्या पढ़ रहे हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब, सेक्स का मतलब लिंग होता है, और डिटर्मिनेशन मतलब निर्धारण करना। सीधी सी बात है, लिंग का पता करना कि भाई लड़का होगा कि लड़की होगी, है ना, मेल होगा कि फीमेल होगी। ठीक है, कैसे कैसे पता लग सकता है, कैसे कैसे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास में एक तो है क्रोमोसोम, है ना, कि गुणसूत्र देख लेंगे अपन कि भाई XX गुणसूत्र आएंगे तो अपन क्या बोल देंगे, भाई फीमेल है। XY आएंगे तो बोल देंगे मेल है। समझ में आई या नहीं आई? दूसरा क्या है? दूसरा एक और वातावरण जो है वो भी निर्धारित करता है कि भैया लड़का होगी कि लड़की होगी, मतलब मेल होगा कि फीमेल होगा। किसके अंदर करता है वातावरण? आप बोलोगे भैया ह्यूमंस के अंदर करता है क्या वातावरण? नहीं जी, इसमें अपना कॉन्सेप्ट मत घुसा देना, है ना। इतना सा लेक्चर देख के मत चले जाना कि वातावरण भी क्या लड़का लड़की डिसाइड करता है। नहीं जी, ह्यूमंस के अंदर नहीं करता। किसके अंदर करता है अभी बताऊंगा ना। वातावरण का भी खेल रहता है इसमें। तीसरा मैंने आपको बताया कि जिसमें क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है, ना वातावरण का कोई रोल है लिंग निर्धारण करने में, और ना ही क्रोमोसोम का कोई रोल है, तो उनको क्या बोल देंगे, नॉन क्रोमोसोम। 3 हैं, तीनों को पढ़ते हैं। पहला क्या है? क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल का मतलब क्या है? इसमें भी गुणसूत्र का काम रहेगा ना, तो लिंग निर्धारण गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। सिंपल सी बात है। ये जो लिंग वाला जो सिस्टम है ना, कि जो गुणसूत्र की जो है निर्धारित करेंगे, वो किसके अंदर किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ जो एकलिंगी जीव होंगे ना, ऐसे जीव जो कैसे हैं, एकलिंगी हैं। भैया एकलिंग का मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल। भाई यूनिसेक्सुअल, है ना, या तो वो लड़का होगा या फिर वो लड़की होगी, या तो वो मेल है या फिर वो फीमेल है। ऐसे लोगों क्या बोलते हैं अपन? यूनिसेक्सुअल, एकलिंगी बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई बाइसेक्सुअल हुआ तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उभयलिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
उभयलिंगी है ना। तो कुछ फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह ये क्या है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। तो इनके लिए क्रोमोसोम वाला सिस्टम लागू नहीं होता है। अपने दिमाग में ये चीज बैठा लेना। जो आप गुणसूत्र बताते हो कि एक्स एक्स क्रोमोसोम ये फीमेल होगी, एक्स वाई क्या होगा, मेल होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किस में लगता है, सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा, यूनिसेक्सुअल जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, यूनिसेक्सुअल जो जीव होंगे उन्हीं के अंदर लगेगा। जो एकलिंगी जीव है उन्हीं के अंदर ये लगता है, ठीक है। जो बाइसेक्सुअल जो जीव होते हैं उनके अंदर ये नहीं लगता है। पहली चीज तो ये हो गई है ना। तो क्रोमोसोमल क्या है, लिंग निर्धारण गुणसूत्र द्वारा किया जाएगा। जो लिंग का निर्धारण है भाई, मेल होगा कि फीमेल होगा, वो किससे पता लगेगा, गुणसूत्र। अब गुणसूत्र कैसे पता लगेगा भाई, एक्स क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र हिंदी में है ना। तो एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, इन्हीं से पता लग रहा है ना। तो ये क्या है, गुणसूत्र द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। सेक्स क्रोमोसोम की उपस्थिति होगी। ऐसे जीव जिनके अंदर क्रोमोसोम से क्या हो रहा है, लिंग का निर्धारण हो रहा है, उनके अंदर क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। भैया सेक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या है, अरे देखो एक्स एक्स है, ये क्या है, दोनों क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। एक्स वाई ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। इनको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जिनसे लिंग का पता लगे, सेक्स का पता लगे, वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब वातावरण वाला बताओ हमें, तो वातावरण वाला बताओ, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है हमें, है ना। तो वातावरण से भी लड़का लड़की निर्धारित होते हैं। लड़का लड़की का मतलब ये नहीं कि ह्यूमंस की बात हो रही है, बहुत बताने का तरीका है बस। मेल और फीमेल जो है वो निर्धारित होते हैं। कैसे होते हैं भैया, वो बताओ हमें। वातावरण कैसे डिसाइड कर सकता है भैया, आप क्रोमोसोम का बोल रहे हो, वो तो हमें समझ में आ रही है बात कि क्रोमोसोम तो हो सकता है, लेकिन वातावरण कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर जो लिंग निर्धारण है वो कौन करता है, वातावरण करता है। कैसे करता है, जैसे मैं बात करूं क्रोकोडाइल की, क्रोकोडाइल है ना, उसमें क्या होता है, अगर हाई टेम्परेचर रहा तो उसमें क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, और लो टेम्परेचर रहा तो लड़की हो जाएगी। वैसे एक टर्टल होता है ना, टर्टल है ना। तो टर्टल के अंदर क्या होता है, अगर 33 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा होगा, है ना, 33 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो फीमेल, और 28 डिग्री टेम्परेचर से कम होगा तो मेल। अब आपके दिमाग में आना चाहिए भैया 33 डिग्री और 28 डिग्री अगर बीच में टेम्परेचर हुआ, है ना, वातावरण जो है, अब देखो टेम्परेचर जो है वो तो वातावरण का है, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वातावरण के अंदर जो टेम्परेचर है, तो तापमान है, वो अगर 33 डिग्री से ऊपर आ तो फीमेल बन जाएगी, है ना। और अगर 28 डिग्री से कम हुआ टेम्परेचर तो मेल बन जाएगा। बोलो ठीक है भैया, लेकिन अगर 28 डिग्री और 33 डिग्री के बीच में हुआ तब क्या होगा। तो मैंने कहा कि तब है ना, मेल, मान लो 5 मेल बन रहे हैं तो 5 फीमेल बनेंगी, बराबर के बन जाएंगे ना। फिर क्या बन जाएंगे, बराबर के बन जाते हैं। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है, कुछ जीव हैं जिनके अंदर डिसाइड करता है कौन, वातावरण जो वो डिसाइड करता है। तो इसमें अपन को नहीं जाना है, बस अपन इतना पता लग गया आपको कि वातावरण भी एक चीज होती है जिससे लिंग का पता लग सकता है। ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अलग अलग जीवों के अंदर होता है। तो आपको वो नहीं पढ़ना है किसके अंदर होता है किसके नहीं, ठीक है, नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फिर क्या है, नॉन क्रोमोसोमल। नॉन क्रोमोसोमल ये क्या बवाल है, इसमें भाई लिंग निर्धारण जो है वो अन्य डीएनए द्वारा किया जाता है, जो गुणसूत्र नहीं है, जो गुणसूत्र नहीं है उस डीएनए द्वारा किया जाता है। जैसे इकोलाई है, इकोलाई के अंदर एक तो आपका उसके अंदर एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको एप्लाज्मिड बोलते हैं ना। तो वो एप्लाज्मिड जो है ना, कुछ के अंदर होता है और कुछ के अंदर नहीं होता। तो जो उसके जो अन्य डीएनए जो उपस्थित होता है उसके अनुसार अपन क्या करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं ना। तो वो जो अन्य डीएनए होता है वो क्रोमोसोम नहीं होता ना। तो लिंग का जो निर्धारण है वो अन्य डीएनए द्वारा किया जाता है, जो क्या है, गुणसूत्र नहीं होता। और वो क्या होता है, गुणसूत्र नहीं होता। समझ में आई या नहीं आई बात। तो क्रोमोसोम एक तो हो गया, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या करते हैं अपन, गुणसूत्र द्वारा अपन डिसाइड करते हैं कि भैया ये मेल होगा कि फीमेल होगा। दूसरा हो गया आपका इन्वायरमेंट, जो आपका वातावरण है वो डिसाइड करता है कि लड़का बनेगा कि लड़की। अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग होगा, अगर ठंड पड़ रही है तो अलग अलग जीवों के अंदर लड़का लड़की बन सकता है ना। वो अपन अलग बात है, उसमें नहीं जाना अपन को। फिर क्या है, नॉन क्रोमोसोमल। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर एक एक्स्ट्रा टाइप का डीएनए, उनका खुद का डीएनए तो है ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टाइप का डीएनए भी उनमें मौजूद होता है। तो अपन उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, उनका सेक्स जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। ये अपन नॉन क्रोमोसोमल का जो एग्जांपल हो गया इकोलाई, इकोलाई के अंदर अपन ऐसे देखते हैं। नहीं पढ़ना है अपन को, नॉन क्रोमोसोमल नहीं है अपने सिलेबस में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो है यूनिसेक्सुअल के अंदर ही देखा जाता है, बाइसेक्सुअल के अंदर अपन लिंग निर्धारण नहीं करते हैं, ठीक है। लिंग जो निर्धारण करते हैं अपन, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं कि भाई मेल है कि फीमेल है, वो सिर्फ किस में करते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या जो क्या है, एकलिंगी जीव है, उनमें ही अपन क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं।
जो बाइसेक्सुअल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो उभयलिंगी जो जीव हैं, उनके अंदर अपन सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो नहीं करते हैं, लिंग निर्धारण अपन नहीं करते हैं। भाई वो बाइसेक्सुअल, उसमें क्या ही करोगे, क्या ही बताओगे, बाइसेक्सुअल है पहले से ही, वो मेल है कि फीमेल कैसे बताओगे उसका ना, तो वहां पर लिंग निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल जो उभयलिंगी है उनमें लिंग जो निर्धारण है वो नहीं होता है। आवाज मेरी बैठी जा रही है, पानी पी लेता हूं मैं। ठीक है, क्लासेस लेनी है ना कल भी, संडे को क्लास रहेगी भाई, है ना, संडे को क्लास रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, गुणसूत्र लिंग निर्धारण की बात करते हैं। तो उसकी डिस्कवरी जो हुई वो एक साइंटिस्ट थे हेंकिंग। ठीक है, एक साइंटिस्ट है। अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, ये वाला ना, वातावरण वाला अपन को ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, अपन को ये वाला पढ़ना है ना, तो अपन इसकी ही बात करेंगे, है ना, अपने सिलेबस में जो है उसकी बात करेंगे। तो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, गुणसूत्र से लिंग निर्धारण कैसे होता है उसकी बात करते हैं। तो पहले चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं ना, अभी थोड़ा पीछे चलते हैं, बाद में आएंगे कि गुणसूत्र से कैसे होता है ना। तो पहले तो अपन थोड़ा पीछे चलते हैं। एक साइंटिस्ट थे हेंकिंग। ठीक है, हेंकिंग साहब जो थे वो क्या कर रहे थे, इंसेक्ट जो है ना, जो कीट हैं उनके अंदर वो देख रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस को देख रहे थे, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का जो फॉर्मेशन जो होता है ना, उसकी जो प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को वो ऑब्जर्व कर रहे थे, कौन, हेंकिंग। कब की बात है ये, 1891 की बात है। तो वो ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा, जब वो जो कीट के जो स्पर्म देख रहे थे उसमें उन्होंने एक चीज देखी, माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, उस टाइम पर लो पावर का माइक्रोस्कोप था उनके पास में, वो उस माइक्रोस्कोप से देख रहे थे स्पर्म को। तो उन्होंने एक नोटिस किया एक चीज कि ये जो इंसेक्ट है ना, ये जो इंसेक्ट है इसके जो स्पर्म है 50% जो स्पर्म है ना उनके अंदर उनको क्या दिखी, एक अलग सा उनकी एक संरचना दिख रही थी। मान लो यहां मैं बना देता हूं, ये क्या है आपका कीट है, ये कीट है, कीट क्या है, स्पर्म है। ठीक है, ये है स्पर्म, ये कीट क्या है, स्पर्म है। मान लो 4 स्पर्म है ना, 4 स्पर्म है, इनमें से 50%, ये मान लो 2 के अंदर उनको क्या दिख रहे थे, कुछ संरचनाएं दिख रही थी, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रही थी। तो 50% वाले जितने भी होंगे उसका आधा 50% जो है उनमें उनको एक कुछ संरचनाएं दिख रही थी। उन संरचनाओं का नाम उन्होंने क्या दिया, एक्स बॉडी। उन्होंने इनको क्या कहा, एक्स बॉडी कहा। क्या कहा, एक्स बॉडी। उनको नहीं पता था, उनको ये नहीं पता था ये एक्स बॉडी किस काम आती है, क्या नहीं है। उन्होंने बस वो क्या कर रहे थे, कीट जो है उनके जो स्पर्म जो है उन पर वो स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि जो 50% जो स्पर्म जो है उनमें क्या है, कुछ मेरे को अलग सी संरचना दिख रही है, जिनको उन्होंने नाम दे दिया एक्स बॉडी, नाम दे दिया। ये एक्स बॉडी का एक्चुअल में काम क्या है वो उनको नहीं पता था ना। तो आपको पूछे एक्स बॉडी किसने दी, तो हेंकिंग साहब ने दी थी, है ना। तो हेंकिंग जो है 1891 के अंदर क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑब्जर्व कर रहे थे, किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर। ऑब्जर्व क्या किया इन्होंने, 50% जो स्पर्म है उनके अंदर डार्क स्टैंड बॉडी है ना। डार्क स्टैंड बॉडी का मतलब क्या है, एक गहरे रंग की सी उनको क्या है, अलग सी संरचना दिख रही थी, जिसको उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी, नाम उन्होंने दे दिया। बोले ठीक है। अब ये एक्स बॉडी क्या है, बाद में जो है साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या है, डिस्कवर किया कि ये जो एक्स बॉडी है वही क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, हेंकिंग साहब तो बोल दिया कि उन्होंने कि भाई ये एक्स बॉडी है, उनको नहीं पता चला भाई किस काम आएंगी, क्या है क्या नहीं है, उनको नहीं पता था। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि ये जो एक्स बॉडी जो हेंकिंग साहब ने बताई थी वही क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। वही क्या है, एक्स क्रोमोसोम। तो आपको ये बोले कि भैया एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की, तो आप ये मत बोल देना कि भैया हेंकिंग ने की थी। अरे हेंकिंग ने एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं की थी, उनको नहीं पता था ये एक्स क्रोमोसोम है। हेंकिंग ने क्या नाम दिया था, एक्स बॉडी नाम दिया था, जिसको आज अपन क्या बोलते हैं, एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो आपको बोले कि एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की, हेंकिंग मत बोल देना, एक्स बॉडी की बात करी थी। बाद में कुछ साइंटिस्टों ने आकर क्या बोला, ये जो एक्स बॉडी क्या बता रहे थे, हेंकिंग साहब जो बता रहे थे वही क्या है, आपके एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, चलो। और ये जो एक्स क्रोमोसोम है यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके लिंग निर्धारण के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भैया जो लिंग है वो कौन डिसाइड करता है, मेल की फीमेल। मेल से लिंग निर्धारण होता है कि फीमेल से होता है, भैया नहीं समझ में ये बात। मैंने कहा कि पापा है, मम्मी है ना, उनके हुआ बच्चा है ना, तो उन दोनों में जो बच्चा होगा उसका क्या लिंग होगा, है ना, वो लड़का होगी कि लड़की होगी, है ना, वो कौन डिसाइड करेगा, मेल फादर करेंगे कि मदर करेंगे, बताओ भाई। ये फादर है ना, मैं दिखाता हूं आपको ना, ये यहां क्या है, फादर जी,
फादर साहब है ना, यहां मदर है, इनके हुआ बच्चा, ठीक है, बेबी हुआ इनके, है ना। अब वो बेबी मेल होगा या फीमेल, ये कौन डिसाइड करेगा? फादर करेंगे कि मदर करेगी, है ना, ये मदर करेगी फादर करेगी। तो अपनी सोसाइटी के अंदर ब्लेम किसको किया जाता है? अगर किसी की लड़की हो रही है ना, तो ये तो पता है ना, सब सोसाइटी में चलता ही है, लड़कियां किसी की हो रही है तो किसको ब्लेम किया जाता है घर में या सोसाइटी समाज में? किसको ब्लेम किया जाता है कि बहू के अंदर ही कोई दिक्कत है ना। तो फिर किसी को लड़की हो रही तो क्या करवाते हैं वो? उसकी दूसरी शादी करवा देते हैं कि दूसरी शादी करवा के देखते हैं, इस बार क्या है, दूसरी बहू के तो क्या हो जाएंगे, लड़के हो ही जाएंगे। और दूसरी बहू के भी ना हो रहे तो वो तीसरी शादी करवा देते हैं, तीसरी के तो हो ही जाएंगे, चौथी भी करवा देते हैं, है ना। तो यहां पर अपन क्या देखने के लिए मिल रहा है कि भाई बहू चेंज करते जा रहे हो आप, फिर भी लड़कियां ही हो रही हैं, दिक्कत क्या आ रही है? मतलब जो सेक्स डिसाइड कौन कर रहा है, लिंग जो है वो बताएगा कौन? वो कौन बताएगा? फादर से होता है डिसाइड। किससे होता है? फादर से। भैया कैसे होता है, हमें बताइए जरा, ध्यान से देखो भाई। मदर क्या है? फीमेल है, ये तो बात मानते हो ना, मदर फीमेल है। हाँ, मदर फीमेल है, कैसे क्रोमोसोम होंगे? XX, ठीक है। फादर क्या है? मेल है, XY क्रोमोसोम। बोला ठीक बात है। अब मदर का जो गेमीट बनेगा, जो युग्मक बनेगा, उसमें क्या जाएगा? X क्रोमोसोम जाएगा। भाई दोनों क्या है? होमोजाइगस। अरे समझ में आया नहीं आया? मेंडल में पढ़ के आया ना अपन, होमोजाइगस होता है मतलब दोनों सेम है ये, तो इनमें से ये वाला X क्रोमोसोम ले लो तो ये वाला ले लो, बात तो एक ही है। तो यहां से क्या जाएगा? सिर्फ X क्रोमोसोम जाएगा। लेकिन यहां पर देखो हेटेरोजाइगस है ना, तो दो टाइप के क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। एक में जाएगा क्या? ये X टाइप का हो सकता है, एक Y टाइप का भी हो सकता है। तो दो टाइप के यहां पे युग्मक बन सकते हैं। अब ये X अगर मिल गया, ये X अगर मिला आपस में तो क्या बन जाएगा? फीमेल बनेगी। और ये YX मिल गया, XY मिल गया तो क्या बन जाएगा? मेल बन जाएगा, है ना। तो मदर से तो सिर्फ X ही आ रहा है ना, ये फादर ही तो डिसाइड कर रहा है कि XY, Y तो बना रहा है मेल, है ना। तो फादर डिसाइड करता है। तो क्या हमेशा जो मेल पार्टनर होगा वही डिसाइड करेगा कि उसका जो बेबी है वो मेल होगा कि फीमेल होगा? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैंने अभी आपको ये बताया, वुमन का केस लेके ये बताया कि फादर जो है वो डिसाइड करते हैं, मतलब उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि भैया लड़का होगी कि लड़की होगी। बात समझ में आई? मैंने आपको दिखा भी दिया। लेकिन क्या ये हर ऑर्गेनिज्म में ये बात सही है क्या? तो मैंने कहा नहीं, हर ऑर्गेनिज्म में ये बात लागू नहीं होगी, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीजें होंगी। तो इसके लिए अपन एक कॉमन लाइन बना सकते हैं। क्या कॉमन लाइन बना सकते हैं? वो कॉमन लाइन ये है कि हेटेरोगेमेटिक पेरेंट होगा ना, हेटेरोगेमेटिक जो पेरेंट होगा वो सेक्स डिसाइड करेगा। सेक्स डिसाइड कौन करेगा? जरूरी नहीं है फादर ही डिसाइड करे, लिंग जो है जरूरी नहीं है कि फादर ही डिसाइड करे, मदर भी कर सकती है। इसलिए अपन एक कॉमन ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया फादर ही हमेशा डिसाइड करेगा, नहीं जी, मदर भी कर सकती है। ह्यूमंस के अंदर फादर करता है, लेकिन अलग अलग जीवों की बात करेंगे अपन थोड़ी देर में, तो अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग कर सकते हैं। फादर किसी में फादर भी जो लिंग है वो डिसाइड करता है, किसी में मदर, ठीक है। तो इसके लिए जो कॉमन लाइन है वो क्या है? हेटेरोगेमेटिक जो पेरेंट होगा ना वो सेक्स डिसाइड करेगा। वो पेरेंट जो कैसा होगा? हेटेरोगेमेटिक। भैया हेटेरोगेमेटिक का मतलब क्या है? ये देखो हेटेरोगेमेटिक का मतलब क्या है? XY क्या है? हेटेरोगेमेट, ठीक है। ZW क्या है? हेटेरोगेमेट। XO क्या है? हेटेरोगेमेट। तो मतलब जो सेम नहीं है ना, डिफरेंट है, वो क्या है? हेटेरोगेमेटिक। तो जिनमें क्या है ये हेटेरोगेमेट आपको देखने की मिल जाए, वही क्या करता है? डिसाइड करता है कि भैया बच्चा लड़का होगा कि लड़की, मतलब मेल होगा कि फीमेल होगा, है ना। लड़का लड़की तो अपन ह्यूमंस में बोलते हैं, बाकी जो और भी जीव है उनमें मेल होगा कि फीमेल होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? है ना। तो मैं ये सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है कि जो हेटेरोगेमेटिक पेरेंट होगा ना, ऐसा पेरेंट जो हेटेरोगेमेटिक होगा, है ना, वो सेक्स डिसाइड करता है, ठीक है। अब अपन एक एक पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ते हैं अपन X और XY टाइप का, ठीक है। ये किसके अंदर पाया जाता है? ह्यूमंस के अंदर, है ना। जो आपके मानव है उनके अंदर ये पाया जाता है XX और XY टाइप, है ना। तो XX क्या हो जाती है यहां पर? ऐसे टाइप का जो होता है ना, ऐसे टाइप का जो लिंग निर्धारण होता है उसके अंदर डिसाइड कौन करता है? लिंग कौन डिसाइड करता है? मेल डिसाइड करता है, क्योंकि XY किसका होगा? यहां पर जो XY है वो किसका होगा? मेल का होगा। XY कौन है यहां पर? मेल। और मैंने थोड़ी देर पहले एक लाइन बताई आपको कि हेटेरोगेमेट जो पेरेंट होगा ना, हेटेरोगेमेट जो पेरेंट होगा वो सेक्स डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? जो हेटेरोगेमेट पेरेंट होगा। यहां पर हेटेरोगेमेट कौन है? XX तो सेम हो गया, तो होमोगेमेट हो गया ना, होमो मतलब सेम, तो ये तो सेम है XX, है ना। तो ये तो फीमेल है। और XY, है ना, ये क्या? हेटेरो है ना। तो ये क्या है? यहां पर मेल है, और यही क्या डिसाइड करेगा कि भैया लड़का होगी कि लड़की होगी, ठीक है।
एग्जाम्पल की बात करें, ये इस टाइप का गेमेट जो है, इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इस टाइप का जो लिंग निर्धारण है एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का, ये किस किस के अंदर देखने के लिए मिलता है? ह्यूमंस के अंदर, मानव के अंदर और ड्रोसोफिला के अंदर, है ना। तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रख लेने हैं। क्या बोल रहा हूं मैं कि एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो लिंग निर्धारण है, वो किसके अंदर देखने के लिए मिलता है अपन को? ह्यूमंस के अंदर, मानव के अंदर और ड्रोसोफिला के अंदर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। दूसरा है एक्स एक्स और एक्सओ टाइप का। क्या है? एक्स एक्स और एक्सओ टाइप का। तो मैंने आपको पहले ही एक लाइन में खत्म कर दिया था काम कि एक्स एक्स और एक्सओ टाइप में कौन डिसाइड करेगा कि भाई मेल होगा कि फीमेल होगा? कौन डिसाइड करेगा? भैया जो हेट्रोगेमिट होगा, जो हेट्रोगेमिटिक पेरेंट होगा ना, ऐसा पेरेंट जो हेट्रोगेमिट वाला होगा। यहां इन दोनों में हेट्रोगेमिट वाला कौन सा है? एक्स एक्स वाला है कि एक्सओ वाला है? भाई एक्स एक्स मेरी आंखों से जो मुझे दिख रहा है और मेरी समझ जहां तक है, एक्स एक्स तो क्या है? होमोगेमिट वाला है। ये तो एक्स एक्स मतलब सेम सेम हो गया यहां पर। एक्सओ जो है ना, ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। ये क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या होगा यहां पर? मेल होगा ना। ये क्या है? यहां पर मेल है। ठीक है, एक्सओ किसके कौन है? मेल, है ना। तो ये डिसाइडेड बाई मेल। तो जो हेट्रोगेमिट होगा वही डिसाइड करेगा। तो ये हेट्रोगेमिट कौन है? मेल है। तो यही मेल है, क्या करेगा? डिसाइड करेगा, डिसाइडेड बाई मेल। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? ग्रास होपर और अदर इंसेक्ट, जो और भी जो इंसेक्ट है वो यहां पर एग्जांपल हो जाएंगे। तो ग्रास होपर किसके अंदर आ जाएगा? आपका एक्स एक्स और एक्सओ टाइप के अंदर, है ना। तो ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। फिर तीसरा अपन चलते हैं जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण पढ़ रहे हैं अपन। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर और आपके जो ड्रोसोफिला उसके अंदर एक्स एक्स टाइप का अगर फीमेल है और एक्स वाई टाइप की क्या है? मेल है। और वैसे ही अपन बात करें जेड जेड होता है, जेड डब्ल्यू होता है, ये आपके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग अपन को देखने के लिए मिलते हैं। तो जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप का, ठीक है, इसमें क्या है? ये जेड डब्ल्यू जो है ना, ये कौन है? फीमेल है। ये कौन है? फीमेल है। तो अब बताओ, मेल डिसाइड करेगा कि फीमेल डिसाइड करेगी? भाई लड़का होगा कि लड़की होगी? मतलब मेल होगा कि फीमेल होगी? इनका जो बच्चा होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा? ये कौन डिसाइड करेगा? बताओ भाई। जो हेट्रोगेमिट होगा वही करेगा ना। तो हेट्रोगेमिट यहां पर कौन है? फीमेल है। यहां पर हेट्रोगेमिट कौन है? फीमेल है। तो फीमेल डिसाइड करेगी ना कि भाई इनका जो बच्चा होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगी ना। तो यहां ये किसके अंदर होता है? बर्ड्स के अंदर। ऐसा जो सिस्टम अपन को किसके अंदर देखने के लिए मिलता है? बर्ड्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। फिर आगे चलते हैं अपन। चौथा टाइप वो क्या है? जेड जीरो और जेड जेड टाइप का ना। जेड जीरो और जेड जेड टाइप का। तो यहां पर जो है, यहां पर जो है ना, ये जेड जीरो, ये कौन है? आपकी फीमेल है। ये कौन है? फीमेल है। ये आपके एनसीईआरटी में वैसे है नहीं, लेकिन कर लो, है ना। ये जेड जीरो कौन है? फीमेल है। और जेड जेड कौन है? मेल है। तो जेड जेड मतलब सेम सेम। और हेट्रोगेमिट कौन है? जेड जीरो। ये है क्या? हेट्रोगेमिट। तो हेट्रोगेमिट यहां पर कौन है? फीमेल है। तो फीमेल डिसाइड करेगी कि भैया लड़का होगी लड़की होगी। तो डिसाइड कौन करेगा? डिसाइडेड बाई फीमेल। एग्जाम्पल क्या है इसका? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के अंदर अपन को इस टाइप का देखने के लिए मिलता है। अपन थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखाता हूं। एक्स 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 वाई, ठीक है, ये किसके अंदर देखने के लिए मिलता है अपन को? ह्यूमंस और आपकी ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला के अंदर, है ना। ड्रोसोफिला के अंदर जो मैंने देखा बस वही लिख रहा हूं। ड्रोसोफिला के अंदर यहां पर एक्स वाई क्या है? मेल है। ठीक है, एक्स एक्स क्या है? फीमेल है। फीमेल है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं एक्स एक्स और एक्सओ टाइप की। एक्स एक्स और एक्सओ टाइप, ठीक है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, ये कौन है? मेल है। और ये कौन है? फीमेल है। फीमेल है। किसके अंदर देखने के लिए मिलता है अपन को? ये ग्रास होपर, ग्रास होपर और इंसेक्ट के अंदर, है ना। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं जेड जेड और जेड डब्ल्यू के अंदर। इसके अंदर फीमेल कौन है? जेड डब्ल्यू फीमेल है। फीमेल है। जेड जेड कौन है? मेल है। ये अपन को किसके अंदर देखने मिलता है? बर्ड्स के अंदर। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं जेड ओ और जेड जेड। ठीक है, इसके अंदर मेल कौन है? इसके अंदर मेल, ये जेड जेड मेल है। और जेड जीरो जो है वो क्या है? फीमेल है। ठीक है, और यहां पर जो है आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। तो ये आपको चीजें जो है वो ध्यान में रख लेनी है यार, है ना। बस यही नॉर्मल सी चीजें हैं, बाकी कुछ भी नहीं। इसमें एग्जांपल आपको याद रखने हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कौन डिसाइड कर रहा है। जो हेट्रोगेमिट होगा, हेट्रोगेमिट भाई इन दोनों के अंदर हेट्रोगेमिट कौन है?
XY, है ना, ये हेटेरोगेमेट है, तो ये मेल यहाँ पर डिसाइड करेगा कि भाई लड़का होगा लड़की होगी ना। फिर यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या है, हेटेरोगेमेट कौन है, XO, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर हेटेरोगेमेट, तो यहाँ पर मेल डिसाइड करता है। फिर अपन इनमें चलते हैं, ZZ और ZW में हेटेरोगेमेट कौन है, ये फीमेल वाली हेटेरोगेमेट होती है, तो फीमेल डिसाइड करेगी कि इनका जो प्रोजेनी आएगी, जो संतति बनेगी वो मेल बनेगी फीमेल बनेगी। इन दोनों में देखो Z और ZZ में देखो यहाँ पर, तो ZO कौन है, ये हेटेरोगेमेट है, तो हेटेरोगेमेट कौन है, फीमेल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब पांचवा टाइप का जो है वो क्या है, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, हैप्लोइड डिप्लॉइड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। ये किसके अंदर होता है, ये आपका होता है हनी बी के अंदर। हनी बी सब जानते हो, मधुमक्खी के अंदर, है ना, तो ये अपन को मधुमक्खी के अंदर देखने के लिए मिलता है, और इसको समझते हैं अपन, ठीक है, कैसे क्या होता है वो देखो। तो मधुमक्खी के अंदर एक होता है मेल, एक होगा मेल, पहले फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल है ना, और एक होता है मेल, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फीमेल जो है वो कैसी होती है, फीमेल होती है यहां पर डिप्लॉयड, ठीक है, और जो आपका मेल होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, ठीक है, मेल कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। फीमेल जो है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्वीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं, और मेल जो उसको क्या बोलते हैं अपन, ड्रोन बोलते हैं। भैया पढ़ चुके हैं अपन ये बात, तो अरे वापस बस वही बात बता रहा हूं, अपन एक चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, जो हनी बी वाला चैप्टर, उसके अंदर पढ़ के आए अपन ये, लेकिन बता रहा हूं ना, यहां पर अपने दे रखा है तो बताना पड़ेगा। तो फीमेल जो है उसको क्या क्वीन बोलते हैं, और मेल को क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेल क्या बनाएगा, युग्मक बनाएगा, अपने क्या बनाएगा, युग्मक बनाएगा, तो क्या बनाएगा, ये यहां पर अपने युग्मक बना रहा है, और ये युग्मक कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। भैया ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो युग्मक हैप्लॉइड कैसे हो सकता है, जो युग्मक है वो कैसे बनता है, मियोसिस से बनता है, तो मियोसिस होगी इसके अंदर तो हो ही नहीं सकती, तो मैंने कहा ये माइटोसिस से बनता है। कैसे बनता है, माइटोसिस होगी इसके अंदर, और माइटोसिस से क्या बना रहा है, अपना युग्मक बना रहा है। वहीं मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल क्या बनाएगी, अपने युग्मक बनाएगी, और युग्मक कैसे बनाएगी, मियोसिस से बनाएगी। कैसे बनाएगी, मियोसिस करके, क्योंकि ये तो क्या है, डिप्लॉयड है, तो ये क्या है, अपने युग्मक बना लेगी, ठीक है, अपने युग्मक बना लेगी, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये दोनों जब मिल जाएंगे ना, ये दोनों, ये जो स्पर्म जो है, इसका मान लो स्पर्म है, ये क्या है, स्पर्म है, और ये मान लो एग है, ठीक है, ये जो स्पर्म और एग मिल जाएंगे तो क्या बनेगी, तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। क्या बनेगी, फीमेल बनती है। अब फीमेल जो वो दो टाइप की होती हैं, मधुमक्खियों के अंदर जो फीमेल है वो दो प्रकार की होती हैं, है ना, कौन कौन सी, अब वो डिपेंड करता है, देखो यहां पर फीमेल बन गई, अब इनमें से जो खाना कौन सी कैसा खाएगी उस पर डिपेंड करेगी वो फीमेल कैसे बनेगी। अगर ये फीमेल क्या खा लेती है, रॉयल जेली खा लेती है, क्या खा लेती है, रॉयल जेली खा लेगी, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी क्वीन बन जाएगी, है ना। और अगर ये बी ब्रेड खा लेगी तो क्या बन जाएगी, ये वर्कर बन जाएगी, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं, वर्कर जो है वो कैसी, क्वीन जो है वो कैसी होती है, फर्टाइल होती है। कैसी होती है, फर्टाइल, है ना, मतलब ये बच्चे पैदा कर सकती हैं। और वर्कर कैसी होती है, स्टेराइल, स्टेराइल, है ना, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। और जो वर्कर है इनका काम क्या है, नाम से पता लग रहा है, वर्कर मतलब ये काम करने का काम है। और जो क्वीन है ये क्या करती है, बच्चे पैदा करती है और अपना बस मस्त रहती है ना। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि ये फीमेल कौन सी है, ये क्वीन है, क्योंकि जो आपकी वर्कर है वो तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, है तो फीमेल ही लेकिन वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तो ये ऐसे फीमेल बनती है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए भैया फीमेल तो ऐसे बनती है कि आपने कहा कि ये दोनों आपस में मिलेंगे, एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करेंगे, आपस में मिलेंगे और फीमेल बन जाएगी। लेकिन हमें ये बताओ कि मेल कैसे बनता है। फीमेल का तो आपने बता दिया, लेकिन मेल कैसे बनेगा। तो मैंने कहा कि मेल तब बनेगा जब स्पर्म और जो आपका जो एग है वो आपस में ना मिले। स्पर्म और एग आपस में मिल जाएंगे तब तो क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी। लेकिन अगर स्पर्म और एग आपस में नहीं मिलेंगे तब क्या बनेगा, मेल बनेगा। भैया ये कैसे हुआ, तो मैंने कहा ध्यान से देखो, ये क्या है, आपका एग है, ये क्या है, एग, ठीक है। ये एग क्या बना लेगा, ये एग ही क्या बना लेता है, मेल बना लेता है। कैसे बनाएगा भैया, कैसे बनाएगा भाई, ये करता है क्या, ये कर लेता है क्या, पार्थेनोजेनेसिस कर लेता है। क्या कर लेता है, पार्थेनोजेनेसिस कर लेता है, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस से क्या बन जाता है, इस एग से क्या बन जाएगा, मेल बन जाता है। तो ये मेल क्या है, यहां पर ये एग कितना था, हैप्लॉइड था, तो ये मेल भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज बताऊं यहां पर कि भैया जो मेल होता है ना मधुमक्खी के अंदर, मधुमक्खी के अंदर जो मेल होता है उसका कोई फादर नहीं होता, उसका क्या होता है, ग्रैंड फादर तो होता है, उसका क्या होता है, ग्रैंड फादर तो उसका होता है, मतलब दादाजी होते हैं लेकिन पापा नहीं होते उसके। भैया ये क्या सीन है, ये क्या सीन है, मैं ये कह रहा हूं मधुमक्खी के अंदर जो मेल होता है जिसको अपन ड्रोन बोलते हैं, वो जो ड्रोन है उसके
फादर नहीं होते, उसके ग्रैंड फादर होते हैं। भैया बिना फादर के वो पैदा कैसे हो गया? देखो तो ये तो मैंने आपको बताया कि भैया फीमेल और मेल दोनों मिलकर अगर बच्चा पैदा करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? फीमेल ही बनती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ मेल बनाना है तो क्या बन जाएगा? सिर्फ वो फीमेल से बनेगा। तो इसके फादर क्या है? फादर है ही नहीं, मदर है, और मदर के बाद में क्या है? डायरेक्ट इसकी ग्रैंड फादर होगी, इसके फादर नहीं होते। समझ में आई या नहीं आई ये बात? सिंपल सी बात है। जो आपकी मधुमक्खियां हैं उनके अंदर मेल क्या बनाएंगे? एग, स्पर्म बनाएंगी, और जो फीमेल है वो क्या बनाएगी? एग बनाएगी। जो स्पर्म और जो एग है वो आपस में जब फ्यूज करेंगे, आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनती है? फीमेल बनती हैं। अब वो खाना कैसा खा रही है? अगर खाना वो रॉयल जेली खा रहे हैं तो वो क्या क्वीन बन जाएगी? बीफ ब्रेड खा रहे हैं तो वो वर्कर बन जाएगी, वो अलग चीज है ना। अब बात करते हैं पर मेल कैसा बनेगा? मेल आपके पास में जो फीमेल के जो एग है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुए हैं, इस स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आए, फर्टिलाइज नहीं हुए हैं, तो क्या होंगे? ये जो एग है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेल के अंदर। किसके थ्रू? पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू। यहां तक बातें क्लियर हो जानी चाहिए। और इसी के साथ अपना सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो टॉपिक है वो भी खत्म हो जाता है। इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी? जेनेटिक डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं। किसकी बात करेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करेंगे, आनुवांशिक विकारों की बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनना बातों को और समझना। ये आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं आपको जब मैं दूंगा ये तो हिंदी में करके दूंगा इसको ना, ये इंग्लिश में रह गया ना। हाँ, आपको पता लग जाएगा। जो चार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे, है ना, तो ध्यान से देखना। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब आनुवांशिक विकार, ठीक है। ये कॉन्जेनिटल होते हैं। कॉन्जेनिटल का मतलब क्या है? ये जो माँ बाप है उनसे बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। ये ऐसे विकार हैं जो अगर किसी के हो गए तो उनके बच्चों तक भी जाएंगे ना। किसी एक इंसान के होता है, ऐसा नहीं कि उसके जीवन में उसके ही रहेंगे, नहीं। बहुत सारी बीमारियां कैसी होती हैं कि भाई किसी के हो गई तो बस उसके रहेगी, उसके बच्चों से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये ऐसी बीमारियां हैं कि ये ऐसे विकार हैं, किसी इंसान को होगी तो अगर उसके बच्चे पैदा होंगे तो उनके अंदर भी ये जाती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके जेनेटिक डिसऑर्डर। ये दो प्रकार के होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन विकार, और दूसरे हैं आपके गुणसूत्र वाले विकार, ठीक है। देख लेते हैं। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर वो किसकी वजह से होता है? जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हो रहा है, जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है? आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोमल और एलोसोम। जो 6 क्रोमोसोम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलोसोम बोलते हैं। ये अपने दिमाग में बैठा लेना, यहां मैं लिख देता हूं। 6 क्रोमोसोम का और क्या नाम होता है? 6 क्रोमोसोम का और नाम होता है यार, एलोसोम भी आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होना, एलोसोम भी बोलते हैं इनको, एलोसोम, ठीक है। तो ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन जो विकार है वो दो प्रकार के होते हैं आपके, एक ऑटोसोमल और एक एलोसोम या फिर सेक्स लिंक्ड, ठीक है। अब ऑटोसोमल जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं, रिसेसिव अप्रभावी और डोमिनेंट प्रभावी, है ना, अप्रभावी और प्रभावी। तो रिसेसिव के अंदर कौन कौन से? पीकेयू, फिनाइल कीटोन यूरिया। पढ़ चुके अपन, कहां पढ़े थे? प्लियोट्रोपी के अंदर पढ़ा था अपन ने ना, तो अपन पढ़ चुके हैं ये बात, वापस पढ़ाऊंगा, इसको टेंशन मत लो। पीकेयू हो गया आपका, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है, थैलेसेमिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, एल्बिनिज्म हो गया। तो ये सारे जो है वो किसके अंदर आते हैं? आपके ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर आते हैं। ऑटोसोमल अप्रभावी के अंदर कौन कौन से आएंगे? ये वाले आते हैं, ये वाले जो आपके विकार हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो आपको एग्जाम में क्या पूछ लेता है कि आपको एग्जाम में दे देगा कि थैलेसेमिया, थैलेसेमिया क्या है, कौन सा विकार है, तो आपको बता देना ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसलिए ये चार्ट बनाया गया है। डोमिनेंट की बात करें तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी और पॉलीडेक्टाइली। तो पॉलीडेक्टाइली क्या है? किसी के देखो आपने देखा कि हाथ पर 6 अंगुलियां होती हैं, यहाँ पर है ना, ऋतिक रोशन एक एग्जाम्पल है इसका बहुत बड़ा, तो 6 अंगुलियां होती है, तो वो क्या है? पॉलीडेक्टाइली है, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में कौन कौन से हैं? एनसीईआरटी में आपके पीकेयू है, सिकल सेल एनीमिया है और थैलेसेमिया है, बस ये 3 है। बाकी ये आपको नाम याद रख लेना है, बाकी इनको पढ़ेंगे नहीं अपन। अब बात करें सेक्स लिंक्ड के अंदर कौन कौन से हैं, तो सेक्स लिंक्ड भी दो प्रकार के होते हैं, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, है ना। एक्स लिंक्ड के अंदर कौन कौन से हैं? आपकी कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता, ठीक है, और आपकी क्या है? हीमोफीलिया, ये 2 हैं। और इसके अंदर वाई लिंक्ड के अंदर क्या है? हाइपर ट्राइकोसिस। भैया ये हाइपर ट्राइकोसिस क्या होती है? हाइपर ट्राइकोसिस आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग होते हैं उनके यार शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं, है ना। कुछ लोग जो होते हैं उनके शरीर पर बहुत ही ज्यादा बाल होते हैं, तो वो किसका केस है? हाइपर ट्राइकोसिस का केस है, ठीक है। तो ये आपको चार्ट याद रखना है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड, ठीक है। ऑटोसोमल के अंदर आपका आ जाएगा डाउन सिंड्रोम, और सेक्स लिंक्ड के अंदर आ जाएगा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और आपका टर्नर सिंड्रोम। तो ये आपको चार्ट याद रख लेना है और इसको हिंदी में आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करना। हिंदी के अंदर वैसा कुछ भी नहीं है, सारी ये नॉर्मल बातें हैं। ये जो लिख रखे हैं सिकल सेल एनीमिया, इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो वो थोड़ा वही हार्ड ही बनता है, ठीक है।
तो दात्र कोशिका है ना, रक्तता, तो वो थोड़ा सा और हार्ड ही बनेगा। सिकल सेल एनीमिया थोड़ा सा इजी रहेगा, करके आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये रह गया, कन्वर्ट करना रह गया, उसका टेंशन मत लो। अपन एक एक को पढ़ेंगे, एक एक को अपन पढ़ेंगे। पहले बात करेंगे अपन ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करेंगे। आ जाओ, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर अपन को 3 पढ़ने हैं। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसके अंदर अपन को 3 पढ़ने हैं, पीकेयू, आपका फिनाइलकेटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया। ये 3 अपन को पढ़ने हैं, ये बाकी के 2 अपन को नहीं पढ़ने, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको बस बता दिए गए हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये होते हैं बस। ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर पहला क्या है, फिनाइलकेटोन्यूरिया। ये अपन कहां पढ़ चुके हैं, प्लियोट्रोपी के अंदर मैंने एग्जांपल बताया था, जिसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये क्या होता है ना। तो अभी बता देता हूं, एक जीन होता है यार, एक जीन होता है, और वो जीन क्या बनाता है, एक एंजाइम बनाता है। एक एंजाइम बनाता है, कौन सा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। आपको याद आना चाहिए यार, ये मैंने आपको बताया था कि पीकेयू जो होता है ना, फिनाइलकेटोन्यूरिया, ठीक है। तो यूरिया के अंदर मतलब जो आपका जो मूत्र है उसके अंदर क्या आने लग जाता है, कीटोन बॉडीज आने लग जाती हैं इसके अंदर, है ना, पीकेयू डिसऑर्डर के अंदर। तो एक जीन होता है, और वो जीन क्या बनाता है, वो बनाता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनाता है। और ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज किस काम आती है, ये काम आती है आपकी, ये कन्वर्ट करती है किसको, फिनाइल एलानिन को किसमें कन्वर्ट करती है, टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करती है। फिनाइल एलानिन जो है उसको किसमें, टायरोसिन में कन्वर्ट करने में मदद करती है, कौन, ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो वो आप पीछे प्लियोट्रोपी जो मैंने आपको बताई थी वहां पर आपको देखना है इसको, ठीक है। अब अगर क्या हो जाए, ये डिसऑर्डर कैसे होता है, ये तो नॉर्मल बात होगी, ये तो होगी नॉर्मल बात, है ना। ये डिसऑर्डर कब होगा, जब ये एंजाइम जो है वो बनना हो जाए बंद, किसी कारण से ये एंजाइम अगर नहीं बने तब क्या होगा, अगर एंजाइम जो है वो एब्सेंट हो जाए, एंजाइम जो है वो नहीं बन रहा है, एंजाइम अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये टायरोसिन जो है वो नहीं बनेगा। टायरोसिन नहीं बनेगा तो ये जो फिनाइल एलानिन जो है, एलानिन जो है फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में, और ये डिपॉजिट होने लगता है। क्या होने लगता है, डिपॉजिट, एकत्रित होने लगता है ना, डिपॉजिट होने लग जाएगा। डिपॉजिट होने से क्या होगा भाई, दिमाग खराब हो जाएगा यहां पर, है ना, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। एक मिनट, ये किसको अफेक्ट करता है, दिमाग को, ब्रेन को, है ना। और क्या हो जाएगा यहां पर, यूरिन के अंदर क्या आएंगी, कीटोन बॉडी आएंगी। कीटोन बॉडी बता चुका हूं, है ना ये आपको, है ना मैं। और आपका जो हेयर बाल है ना, हेयर में क्या हो जाएगी, पिगमेंटेशन, हेयर और स्किन में, ये मैंने आपको लिखवाए थे सारे। स्किन में क्या हो जाएगी, पिगमेंटेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे चीजें बताई हैं। और फिर आगे चलते हैं अपन। ये अपन ने ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर पहला पढ़ लिया फिनाइलकेटोन्यूरिया का, पीकेयू अपन ने पढ़ लिया है। इसके अपन आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना सिकल सेल एनीमिया। मैंने आपको बताया था कि अपन 3 पढ़ेंगे इसमें, ऑटोसोमल रिसेसिव में 3 पढ़ेंगे, पीकेयू, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया। तो पीकेयू अपन ने पढ़ लिया है। क्या है पीकेयू, कुछ भी नहीं है, फुल फॉर्म आपको याद रख लेना। पीकेयू क्या है, फिनाइलकेटोन्यूरिया है, ठीक है। और इसको और डिटेल में पढ़ना है आपको, तो पीछे लेक्चर में मैंने प्लियोट्रोपी के अंदर इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो पीकेयू क्या है, आपको वापस मैं आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि आप उम्मीद करता हूं कि आप शुरू से लेक्चर जो है वो लेते आ रहे हो। तो पीकेयू क्या है, फिनाइलकेटोन्यूरिया। इसके अंदर एक जीन होता है, वो एक जीन एक एंजाइम बनाता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। वो फिनाइल एलानिन जो हाइड्रोक्सिलेज है वो क्या करता है, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब वो जीन जो है वो एंजाइम नहीं बनाएगा तब जाके ये पीकेयू हो जाता है। इसके अंदर होगा क्या, अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा तो ये फिनाइल एलानिन जो है वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये एकत्रित होने लगता है। उसके बाद में आपका दिमाग खराब हो जाएगा, जो थोड़ी मंदबुद्धि हो जाएगा दिमाग, है ना। और आपका यूरिन जो है उसमें कीटोन बॉडी आने लग जाएंगी, हेयर स्किन में पिगमेंटेशन होने लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। सिकल सेल एनीमिया को हिंदी में बोलते हैं दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता। और सिकल सेल एनीमिया क्या होता है इसकी बात करते हैं, चलो आ जाओ। ये पहली बात तो पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन के कुछ प्रकार हैं, ये मैं आपको अगले जो चैप्टर है उसके अंदर बताऊंगा। एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है ना। तो पॉइंट म्यूटेशन ऐसे समझो कि किसी एक जो डीएनए जो है, डीएनए के किसी एक पॉइंट पर
किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर क्या है अगर कोई चेंज आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अभी बताऊंगा अभी पॉइंट कैसे बोला। किसी एक जो पूरा एक डीएनए है ना, पूरा एक डीएनए की लड़ी है, उस लड़ी में किसी एक जगह पर अगर कोई बदलाव आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोल दिया, ठीक है। ये क्या है, प्लियोट्रोपी का केस है। ये भी क्या है, यहां पर देखो ये भी क्या था, प्लियोट्रोपी के अंदर अपन ने पढ़ा था ना, और ये भी क्या है, प्लियोट्रोपी का ही केस है, ठीक है। ये कहां होता है, क्रोमोसोम 11 पर यार एक जीन होता है, क्रोमोसोम 11 पर एक जीन होता है, कौन सा, HBA। ध्यान से सुनना बातों को, अपन क्या पढ़ रहे हैं, दात्र कोशिका अरेक्ता पढ़ रहे हैं। क्रोमोसोम 11 होता है अपने अंदर, एक क्रोमोसोम नंबर होता है 11, ठीक है। उस क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन होंगे, ठीक है भैया, बहुत सारे, क्योंकि ये क्रोमोसोम मान लो इस पर बहुत सारे जीन होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं, पर पढ़ चुके हैं यार ये सारी चीजें। तो क्रोमोसोम है, उस पर बहुत सारे जीन है, उन जीनों में से एक जीन कौन सा है, HBA। ये क्रोमोसोम 11 पर एक जीन है HBA। बोला ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये HBA जो है ना वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, HBA जो है वो क्या दिखता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है, GAG-CTC, GAG-CTC। अब मैंने आपको बताया कि ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या बताया कि एक लड़ी है पूरी डीएनए की, उस लड़ी में कहीं किसी एक जगह पर क्या आ जाए, कोई बदलाव आ जाए। तो मैंने कहा कि यहां पर ये पूरी लड़ी है एक डीएनए की, इस लड़ी में यहां पर ये T जो है ना, ये T जो है, इसको अगर मैं इसको बदल के मैं यहां पर A ले आऊं, इस T की जगह मैं A ले आऊं, तो ये किसी एक पॉइंट पर, एक पॉइंट ही तो है ना, ये इतना बड़ी लड़ी है ये, इसमें एक पॉइंट है, इसमें मैंने यहां पर कुछ बदलाव कर दिया, तो ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है। ये क्या है आपका HBA, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पर T की जगह मैंने क्या कर दिया, A कर दिया, है ना, T A द्वारा बदल दिया गया है। जो T था उसको A द्वारा अपन ने क्या कर दिया, बदल दिया। जैसे ही A द्वारा बदल दिया गया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, HBS। जो अपना HBA था ना, HBA तो नॉर्मल होता है, HBS में बदल गया। बोला ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जब ये नॉर्मल था ना, जब ये नॉर्मल था तो ये किस प्रकार का mRNA बना रहा था, ये बना रहा था GAG। क्या बना था, GAG बना रहा था, ठीक है। और जब ये HBS में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या बना रहा है, GUG बना रहा है ना। बदलाव देखो कैसे आया है, सिकल सेल एनीमिया कैसे हुआ है वो देखो आप ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूं कि HBA नॉर्मल था, है ना, ये तो नॉर्मल है, इसके अंदर कोई बदलाव आया और T की जगह क्या लग गया, A लग गया। T की जगह T जो है वो A द्वारा क्या हो गया, बदल दिया गया। जैसे ही A द्वारा बदला तो यहां पर देखो नॉर्मल प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था, HBA से क्या बन रहा था, GAG बन रहा था, है ना। तो जैसे ही A यहां पर आया तो क्या बन गया, GAG की जगह क्या बनने लगेगा, GUG बनने लग गया, GUG बनने लग गया। भैया इससे क्या होगा, इससे ये होगा, जो ये GAG जो है ये क्या बनाता था, ग्लूटामिक एसिड बनाता था, है ना। देखो आपको एक बात पता होगी कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर दो चेन होती हैं, एक होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन। बोला ठीक है भैया, एक होती है, देखो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, हीमोग्लोबिन जो है ना उसके अंदर दो चेन होती है, एक अल्फा चेन, एक होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन। बीटा चेन कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब ये जो बदलाव आ रहे हैं ना, ये जो बदलाव आ रहे हैं वो कहां आ रहे हैं, बीटा चेन में बदलाव आ रहे हैं। अल्फा चेन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, बीटा चेन में बदलाव आ रहा है। और बीटा चेन में भी कहां बदलाव आ रहा है, 6th पोजीशन पर। कहां आ रहा है, 6th पोजीशन पर बदलाव आ रहा है। 6th पोजीशन में क्या बदलाव आ रहा है, पहले अगर नॉर्मल था तो क्या बन रही थी, वहां पर ग्लूटामिक एसिड बन रही थी, लेकिन जैसे ही यहां पर गैग की जगह गुग बन गया तो क्या हो गया, यहां पर वैलिन बन गई। 6th पोजीशन क्या बन गई, वैलिन बन गई। इसको डायग्राम से दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखो, ये सामान्य क्या है, HBA जीन है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या है, CTC GAG, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या आ गया आपका, दातर कोशिका जीन, HBS वाला आ गया ना, तो सिकल सेल का जीन है ये। यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये T की जगह क्या लग गया, आपके यहाँ A लग गया, T की जगह क्या लग गया, आप यहाँ पर A लग गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या है, गैग बन रहा है mRNA, देखो ये mRNA क्या बन रहा है, GAG, यहाँ पर क्या बन रहा है, GUG, ये मैंने आपको बताया। अगर ये नॉर्मल था तो यहां पर क्या है, 6th पोजीशन में क्या आ रहा था, ग्लूटामिक एसिड बन रहा था। ये क्या है, पूरी, ये जो पूरी है ये क्या है आपकी, जो बीटा चेन है ना। मैंने आपको बताया कि जो आपकी हीमोग्लोबिन होती है उसके अंदर दो टाइप की चेन होती हैं, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन, ठीक है। यहां पर ये क्या है, ये क्या है, बीटा चेन। बीटा चेन के अंदर जो 6वीं नंबर की पोजीशन है वहां पर क्या है, ग्लूटामिक एसिड बननी चाहिए थी नॉर्मल अगर होता तो केस, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, वो पूरा चेंज हो गया, यहां पर A लग गया, उस एक A लगने के कारण क्या हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। यहां पर 6वीं पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है। तो हम आपको बातें बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्रोमोसोम 11 नंबर 11 है, एक क्रोमोसोम है जिसका नंबर क्या है 11, उस पर एक जीन होता है जिसका नाम है HBA, है ना। वो HBA जो है वो नॉर्मल जीन है, सामान्य जीन है। वो जो नॉर्मल जीन है वो क्या बनाता है, एक mRNA बनाता है, क्या, गैग, क्या बनाता है, गैग, है ना। वो गैग जो है वो क्या बनाता है,
ग्लूटामिक एसिड बनाता है कहां पर, बीटा चेन के छठवीं पोजीशन पे। कहां बनाता है, बीटा चेन की जो छठवीं पोजीशन है, सिक्स्थ पोजीशन है, वहां पर क्या बनाता है, ग्लूटामिक एसिड। वही मैंने क्या किया, ए मैंने जोड़ दिया, टी की जगह मैंने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, तो किसमें बदल गया, आपकी सिकल सेल का जीन बन गया, HBS बन गया। वो क्या बन गया, सिकल सेल का जीन बन गया। ठीक है भैया, वो क्या नॉर्मल था, अब वो क्या होगा, सिकल सेल का जीन बन गया। अब क्या होगा, गैग की जगह क्या बनेगा, गुग बनेगा, GUG बनेगा। तो ये GUG क्या बनाएगा, वेलिन बनाएगा सिक्स्थ पोजीशन पर। ये क्वेश्चन आता है। तो सिक्स्थ पोजीशन पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर एक अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है। जो बीटा चेन है उस पर बदलाव आता है, कहां पर आता है, सिक्स्थ पोजीशन पर आता है। नॉर्मल सामान्य बात करें तो वहां पर ग्लूटामिक एसिड होती है, लेकिन अगर वो सिकल सेल एनीमिया का अगर जीन लग गया वहां पर, तो गैग की जगह क्या बन जाता है, गुग बन जाता है। और गुग क्या बनाता है, वैलिन बना देता है। कहां पर, छठवीं पोजीशन पर, किसकी, बीटा चेन की छठवीं पोजीशन में क्या बन जाते हैं, यहां पर वैलिन लग जाता है। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, अब चलते हैं अपन, यहां पर एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, अगर HbA टाइप का तो ये क्या नॉर्मल आरबीसी है ना, और ये मैंने आपको बताया भी था ना, HbA टाइप का तो ये क्या नॉर्मल आरबीसी रहेगी आपकी। HbS टाइप का ये क्या कैरियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैरियर टाइप का रहेगा ना, खुद अफेक्टेड नहीं होगा, इसके कोई रोग वोग नहीं होगा भाई, है ना। जो अगर HbS किसी के अंदर है तो उसको कोई सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, रोग नहीं होगा, है ना, उसको कोई रोग नहीं होगा। और जो HbS टाइप के लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक फायदा है। क्या फायदा है, उनको कभी मलेरिया नहीं होता, कभी भी उनको मलेरिया नहीं होगा। तो HbA और HbS टाइप के लोगों को जो है आपका सिकल सेल एनीमिया भी नहीं होता, उनको मलेरिया भी नहीं होता। लेकिन जो HbS टाइप के होते हैं, इनको क्या होता है, ये अफेक्टेड होते हैं, ये प्रभावित होते हैं। इनके अंदर आपको दातर कोशिका अरक्तता जो है वो देखने के लिए मिलती है। फिर आगे चलते हैं अपन थैलेसेमिया की तरफ चलते हैं। थैलेसेमिया दो प्रकार का है, एक अल्फा थैलेसेमिया और एक है बीटा थैलेसेमिया। क्या है, अल्फा थैलेसेमिया और एक है बीटा थैलेसेमिया। देखो ध्यान से, अल्फा थैलेसेमिया के मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर क्या है, दो टाइप की चेन है, एक अल्फा चेन है और एक बीटा चेन। अभी बताया मैंने आपको ना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि थैलेसेमिया जो है वो दो प्रकार का होता है, एक अल्फा थैलेसेमिया होता है, एक बीटा थैलेसेमिया होता है। अल्फा थैलेसेमिया के अंदर क्या होगा, एब्सेंस और रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन। मतलब जो अल्फा चेन होती है ना हीमोग्लोबिन के अंदर, वो या तो बनेगी ही नहीं, और या बनेगी तो थोड़ी सी बनेगी। मैं ये बोल रहा हूं कि अल्फा थैलेसेमिया कब होता है, अल्फा थैलेसेमिया जब होगा जब हीमोग्लोबिन की जो अल्फा चेन है वो बनेगी ही नहीं, है ना। किस ऐसा इंसान जिसके अंदर अल्फा थैलेसेमिया है, उसकी दिक्कत क्या है, उसके अंदर अल्फा जो चेन है वो बन ही नहीं रही, भैया बीटा थैलेसेमिया के अंदर क्या होगा, उसके अंदर बीटा चेन नहीं बन रही। तो अल्फा वाला जो है ना, उसके अंदर बीटा चेन तो बनती है लेकिन अल्फा चेन नहीं बनती। वैसे ही बात करूं बीटा थैलेसेमिया, इसके अंदर बीटा चेन बनती है लेकिन अल्फा चेन नहीं बनती, है ना। तो यहां पर क्या है, बीटा चेन नहीं बनती, यहां पर अल्फा चेन नहीं बनती। ये बात क्लियर हो गई। दोनों के अंदर जो आरबीसी जो है ना वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, आरबीसी जो वो खराब हो जाएगी, फट जाएगी बेचारी, है ना। दोनों के अंदर ही, अल्फा थैलेसेमिया के अंदर भी आरबीसी जो वो सही नहीं रहेगी और बीटा के अंदर भी नहीं रहती है। ठीक है, यहां पर क्या है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर, ठीक है ध्यान से सुनना। जो अल्फा थैलेसेमिया जो है इसके अंदर एक क्रोमोसोम होता है 16, क्रोमोसोम नंबर होता है 16 अपने बॉडी के अंदर होता है। उस पर दो जीन होते हैं HbA1 और HbA2। ये दो जीन होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, आपका अल्फा थैलेसेमिया होता है। अपनी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 16, ठीक है। इस 16 क्रोमोसोम नंबर जो है इस पे दो जीन होते हैं HbA1 और HbA2, इनकी वजह से आपका होता है अल्फा थैलेसेमिया होता है। वही बात करूं मैं बीटा थैलेसेमिया की, तो बीटा थैलेसेमिया कैसे होता है, एक अपने बॉडी के अंदर एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 11। तो अभी आप बोलोगे भैया आपने अभी तो थोड़ी देर पहले जो दातर कोशिका अरक्तता पढ़ा है, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है, उसके अंदर भी आपने कहा था कि क्रोमोसोम नंबर 11 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने कहा एक क्रोमोसोम पर बाबू बहुत सारे जीन होते हैं, तो 11 जो क्रोमोसोम है उस पर क्या है, आपकी जो सिकल सेल एनीमिया उसका भी जीन है ना, और इसका भी जीन है। बीटा थैलेसेमिया जो है इसका एक क्रोमोसोम नंबर 11 जो है उस पर एक जीन होता है HBB, है ना। ये जो जीन है ये क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, आप एक दिमाग में आना चाहिए भैया, सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी जो आरबीसी जो है वो प्रभावित होती है, और आपकी जो थैलेसेमिया है इसके अंदर भी आरबीसी जो है वो प्रभावित होती है। मैंने कहा ठीक बात है। और आरबीसी के अंदर भी क्या, आपका हीमोग्लोबिन जो है वो प्रभावित होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो प्रभावित होता है। इसके अंदर भी देखो बीटा चेन के अंदर दिक्कत आ रही है, इसके अंदर भी जो आपकी सिकल सेल एनीमिया है उसके अंदर भी क्या है, बीटा चेन के अंदर दिक्कत आ रही है, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया, वेलिन आ जाता है। वही मैं बात करूं थैलेसेमिया के अंदर, उसके अंदर भी अल्फा चेन और बीटा चेन नहीं बन रही। तो मैंने कहा दोनों में एक चीज का फर्क है, थैलेसेमिया और जो आपका सिकल सेल एनीमिया, क्या फर्क है भैया,
फर्क ये है कि ये कैसा है आपका मात्रात्मक है, ये कैसा है आपका मात्रात्मक टाइप का है, मात्रात्मक टाइप का है। भैया मात्रात्मक टाइप का कैसे हुआ? तो मैंने कहा कि इसमें देखो आप, इसमें देखो अगर किसी के बीटा थैलेसेमिया हो गया तो उसके अंदर बीटा थैलेसेमिया बनेगा ही नहीं, सिर्फ अल्फा थैलेसेमिया बनेगा, मतलब बीटा थैलेसेमिया पूरा ही नहीं बन रहा। वही मैं बात करूं किसी के अल्फा थैलेसेमिया हो गया तो उसके अंदर अल्फा चेन बनेगी ही नहीं, बीटा थैलेसेमिया के अंदर बीटा चेन बनेगी ही नहीं, अल्फा थैलेसेमिया के अंदर अल्फा चेन बनेगी ही नहीं, है ना। तो यहां पर क्या मात्रा की कमी आ रही है भाई, क्वांटिटी की कमी आ रही है ना, है ना। अल्फा चेन बिल्कुल ही नहीं बन रही तो क्वांटिटी बिल्कुल कम अल्फा चेन की, और बीटा थैलेसेमिया के अंदर क्या है, बीटा चेन बिल्कुल ही नहीं बन रही। तो यहां पर क्या है, मात्रात्मक का खेल है। और यहां पर क्या है, गुणात्मक, यहां पर क्या है आपका गुणात्मक, गुणात्मक है ये गुणात्मक कैसे है? यहां पर क्या है, बीटा चेन बन तो रही है, बीटा चेन बन रही है, लेकिन बस उसकी एक छठवीं पोजीशन, पूरी बीटा चेन बन रही है, सारी सही है, लेकिन दिक्कत क्या है, बस एक छठवीं पोजीशन जो है ना, उस पर ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया, वेलिन आ जाता है, उसकी जगह क्या जाता है, ग्लूटामिक की जगह क्या जाता है, वेलिन आ जाता है। मतलब बन तो रही है, बस थोड़ी सी क्वालिटी खराब है यार, है ना, गुणवत्ता खराब है, इसलिए ये क्या है, गुणात्मक टाइप का है। और वो कैसा है आपका, मात्रात्मक टाइप का है। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये देखो आप, ये आपकी नॉर्मल आपकी आरबीसी कुछ इस प्रकार की दिखती है, और ये आपकी जो दात्री कोशिका रक्तता है जो वो इस प्रकार की दिखती है। दात्री कोशिका जो है, रक्तता मैंने बोल दिया, एनीमिया बाद में होता है, लेकिन दात्री कोशिका जो है ना वो आपकी इस प्रकार की दिखती है, सिकल सेल, है ना। तो ये आपको अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, पीकेयू अपन ने पढ़ लिया, सिकल सेल एनीमिया अपन ने पढ़ लिया, थैलेसेमिया अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। इसके ये आपको हिंदी में मिल जाएंगे, ये जो आपको जो चार्ट है वो हिंदी में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में अगले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं, इस चार्ट में देख लो, ये अपन को नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये वाले पढ़ेंगे अपन, जो कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णनता है, हीमोफीलिया है, ठीक है। और ये वाला नहीं पढ़ेंगे अपन, फिर अपन चलेंगे किसमें, डाउन सिंड्रोम और क्लीनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम, जो अपने एनसीईआरटी में वो पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बस इसलिए बता दी क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग खराब, वो पूछ ले या फिर आपको थोड़ा नॉलेज रहे, बस इसलिए मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ तक हो गए। अगला लेक्चर और होगा जिसके अंदर अपन ये डिसऑर्डर करेंगे और पेडिग्री जो एनालिसिस है उसकी थोड़ी सी बात करेंगे, बस फिर चैप्टर का हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी करवा दूंगा। और उसके बाद में जो बैच की बात करूं तो बैच किस लिए आ रहा है, एक एनसीईआरटी रिव्यू का बैच आएगा, तो जिसमें एनसीईआरटी की रीडिंग होगी वो यूट्यूब पे रहेगी, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो एक एक पेज से क्वेश्चन आएंगे वो रहेंगे ऐप पर। तो उसके बारे में पूरी कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी। कैसे होगा, पहले ऐप आ जाएगा 28-29 तारीख तक, उसके बाद में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी। 3 सितंबर का जो टेस्ट है वो आपका ऐप पर रहेगा, तो 3 सितंबर की जो टेस्ट की तैयारी है वो आप रखिएगा। उसमें आपको पूरी बायोलॉजी आएगी 12th क्लास की, सिर्फ एक चैप्टर नहीं आएगा, वो आपका 6वां चैप्टर है, वो नहीं आएगा। उसके अलावा पूरी बायोलॉजी, इकोलॉजी, विकोलॉजी सब कुछ आएगा। तो बढ़िया से तैयारी रखना भाई, है ना। और उसमें और भी लोग आएंगे टेस्ट देने के लिए, जो मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं वो भी टेस्ट देने वाले हैं, वो ठीक है, काफ़ी लोग आएंगे, इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी इज्जत रखना मेरी, और बढ़िया से तैयारी करके और बढ़िया से नंबर लेके आना। और उसके बाद में आपसे पर्सनल बातें भी करूँगा, थोड़ी सी 1-to-1 आपको कॉल करके बातें करेंगे, तो उसके लिए भी थोड़े से तैयार रहना और बढ़िया से परफॉर्म करना टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। समझ में आया नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, मैं दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो उसके लिए पढ़ते रहो।